हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन चेंजिंग योर डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे विंग का जब आइस ओपन होता है तो अपने आसपास के लोगों को देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और ऊपर से उन लोगों की बातें सुनकर विंग को लग रहा था कि शायद ये लोग पागल हैं और विंग को भी पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए विंग वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन लान वांगची ने अपनी बॉडीगार्ड्स की मदद से विंग को रोक के रखा था। विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। एक तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे एक्चुअली हो कह रहा है, एंड ऊपर से ये इंसान अपने बॉडीगार्ड की मदद से विंग को पकड़ के रखा हुआ है, जो विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। लेकिन विंग कुछ नहीं कर सकता। अब हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर विंग के सारे टेस्ट करवाते हैं। डॉक्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि विंग के हेड पर इतना भी चोट नहीं लगा था कि उसका मेमोरी लॉस हो जाए। लेकिन अब जब वो विंग को चेक करते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं कि विंग को अपने पास्ट की कोई भी बातें याद नहीं है, बस अपने नाम को छोड़कर। विंग कुछ अनप शनप चीज़ें तो बोल रहा है जो उसके लाइफ के साथ बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर को लगता है कि शायद किसी रीज़न से विंग का शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो गया है और वो किसी डीप स्लीप में गया होगा, जिस वजह से वो ये सब कुछ सोच रहा है कि उसके पास उसके ग्रैंड पेरेंट्स है और वो इस उनके साथ ही रहता है। डॉक्टर जब लान चिरैन और वांगजी को ये सब बताते हैं, लानी बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। उन्हें विंग के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। उनकी आंखों में आंसू आ चुके हैं, फिर भी वो अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, डॉक्टर क्या विंग ठीक नहीं हो सकते? तो फिर डॉक्टर कहते हैं अगर उनका शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हुआ है तो शायद कुछ ही दिनों के अंदर उनका मेमोरी वापस आ जाएगा, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि एक्चुअल में उनका मेमोरी वापस आ सकता है कि नहीं, क्योंकि उनके साथ बहुत ही वियर्ड चीज़ हुआ है जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ऐसा कहते हुए वो अपने हेड को शेक करते हैं। डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे विंग के केस के लेकर। ये केस डॉक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब था। मिस्टर लैन एंड मिसेस लैन बहुत ज़्यादा वरीड हो चुके थे। वो सोच रहे थे अब विंग को कैसे कंट्रोल करें। विंग तो किसी की बात तक नहीं सुन रहा। अगर वांगजी ने अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर विंग को बांध के न रखा होता, मतलब ज़बरदस्ती उसे रूम में ना रखा होता, तो विंग शायद अब तक भाग भी चुका होता। वांगजी वहीं पे खड़ा हुआ था और डॉक्टर की सारी बातें सुन रहा था। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो सीरियसली बस वहाँ पे खड़ा ही हुआ था। तभी मिसेस लान एंड मिस्टर लान वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वांगजी तुम बोलो अब हम क्या करें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें मिस्टर वे को सब कुछ बता देना चाहिए कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है? तुम्हें पता है ना मिस्टर वे की कैसी हालत है। वो तो हॉस्पिटल तक नहीं आ पाए, उनकी हालत इतना ख़राब है। मुझे लगा था मैं सब कुछ जल्दी ठीक कर दूँगी, लेकिन पता नहीं ये सब क्या होगा। शायद ये सब मेरी वजह से हुआ है। ऐसा सोचते हुए लैनी अपने हस्बैंड को हग कर लेते हैं। लांचरन भी लैनी को कंसोल करते हुए कहते हैं कि ली खुद को कंट्रोल करो। देखो अगर तुम अभी ऐसे ब्रेक हो जाओगे तो विंग को हम कैसे संभालेंगे? वैसे भी डॉक्टर ने कहा ना कि शायद उससे शॉर्ट टाइम के लिए मेमोरी लॉस हुआ है, शायद उसे कुछ दिनों बाद सब कुछ याद आ जाएगा। ये सुनने के बाद लानी अपने सिर को नोट करता है, लेकिन उसके आंखों में अभी भी आंसू थे। वांगजी अपनी मदर को बस देख रहा था। तभी लानी वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वांगजी क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? यह सुनने के बाद वांगजी अपने सिर को नोट करते हुए कहता है, हमें शायद विंग को घर में ले जाना चाहिए। ये सुनते ही लाचरिन कहता है, क्या ये ठीक होगा? तुम्हें पता है ना वे चांसी की हालत कुछ ठीक नहीं है। अगर उसने अपने बेटे को इस तरह से देख लिया तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। यह सुनने के बाद वांगजी कहता है, मैं उसे उसके घर भेजने के लिए नहीं बोल रहा, मैं कह रहे हो उसे अपने घर ले जाओ। ये सुनने के बाद लानी वांगजी की तरफ देखने लगता है। वो कुछ सोचती है और एक स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ यही ठीक रहेगा। वांगजी तुम विंग को अपने साथ अपने मेंशन ले जाओ। ये सुनते ही वांगजी अपनी मदर की तरफ देखने लगता है। वो कहता है, मदर मैंने आप लोगों के घर की बात किया। तभी लानी वांगजी की बात को काटते हुए कहती है
कि मैं चाहती हूँ कि तुम उसे अपने मेंशन में लेके जाओ। मैंने देखा तुमने कैसे विंग को हैंडल किया एंड मुझे लगता है विंग का जो सिचुएशन है उसे इसी तरह से ही हैंडल करना पड़ेगा। अगर मैंने विंग को अपने साथ ले गया और विंग ने ऐसे हरकतें की तो शायद मैं विंग को इस तरह से हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ उसके ऊपर, तुम्हें पता है ना। तो यही बेटर होगा कि तुम उसे अपने साथ भी ले जाओ। वैसे भी वो तो तुम्हारे साथ ही रहने वाला था, है ना। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के शोल्डर पर पैट करता है। वांग जी थोड़ी देर तक तो सीरियसली अपनी मदर को देखता है, उसके बाद अपने सिर को नोट कर लेता है। वो और कुछ नहीं कहता। अब हमें विंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बेड पे बैठा हुआ था और अपने आसपास की बॉडीगार्ड्स को घूर रहा था। विंग थोड़ी देर तक तो उन्हें घूरता है और सब कुछ समझने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने मन में ही सोचता है, क्या ये लोग पागल है कि कब से ये लोग मुझे यहाँ पे बंद करके रखे हुए और यहाँ पे कोई आ भी ना है, नहीं आ रहा है। मुझे ऐसे बड़े बड़े हट्टे कट्टे आदमियों के साथ छोड़कर सारे लोग बाहर मज़े करने चले गए हैं क्या। ऐसा सोचते हुए वो बार बार गेट की तरफ देख रहा था। तभी विंग सोचता है, वैसे मुझे बहुत वियर्ड फील हो रहा है। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ और अपने आइज़ को ओपन किया हो तब से मुझे पता नहीं क्यों किसी का फेरोमोन्स महसूस नहीं हो रहा है। क्या मेरी सूंघने की पावर ख़त्म हो चुका है। ऐसा कहते हुए वो अपनी बॉडी को स्मेल करने लगता है। उसके हॉस्पिटल ग्राउंड से हॉस्पिटल का स्मेल आ रहा था। वो सोचता है मुझे तो एक नॉर्मल सा स्मेल महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे वो वाला स्मेल क्यों महसूस नहीं हो रहा है जैसा कि मुझे अपने वर्ल्ड में महसूस होता था। क्या यहाँ पे मौजूद सारे इंसान ही बीटा है, यहाँ पे अल्फास और ओमेगास नहीं है क्या, बस मुझे छोड़कर। ऐसा सोचते हुए वो अपने आसपास देखने लगता है। तभी उसमें से एक बॉडीगार्ड विंग की तरफ देखता है, जो देखकर विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्या हो, कोई अल्फ़ा हो या फिर बीटा हो। ये सुनते ही वो बॉडीगार्ड कन्फ्यूजिंगली विंग की तरफ देखने लगता है। वहाँ पे सारे बॉडीगार्ड एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और विंग की तरफ देख रहे थे। उन्हें विंग की बातें कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो अपनी गाड़ी को साफ़ करते हुए कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी सर। तो विंग कहता है, तुम अल्फ़ा हो या बीटा, तुम्हारे ऊपर से कोई भी फेरोमोन्स क्यों नहीं आ रहा है। ये सुनने के बाद बॉडीगार्ड फिर से अपने एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर वहाँ पे मौजूद एक बॉडीगार्ड विंग की तरफ देखते हुए कहते, सर हमें आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं। ओमेगा, अल्फ़ा, ये क्या है। ये सुनते ही विंग कहता है कि आप लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं कि आप लोगों को ओमेगा, अल्फ़ा, बीटा के मतलब नहीं पता। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये हमारे सेकंड जेंडर होता है जो सबके पास होता है। जैसे कि मैं एक ओमेगा हूँ, मेरा सेकंड जेंडर ओमेगा है। ऐसा कहते हुए वो कहता है कि अब मेरे ड्राइविंग लाइसेंस हो, मेरे स्कूल सर्टिफिकेट्स हो, मेरे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो, हर सर्टिफिकेट में आपको मिलेगा कि मैं एक ओमेगा हूँ। ऐसे ही सबके पास अपने अपने लाइसेंस में सेकंड जेंडर होते हैं। आप मुझे अपनी लाइसेंस दिखाइए। अगर आप मुझे अपनी लाइसेंस दिखाएंगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि आप अल्फ़ा हो, बीटा हो या फिर ओमेगा हो। ये सुनते ही वो बॉडीगार्ड्स कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो अपने पॉकेट से एक बॉडीगार्ड की आइडेंटिटी कार्ड निकालता है और विंग की तरफ बढ़ा देता है। विंग जब उस आइडेंटिटी कार्ड को देखता है तो वो कंफ्यूज होता है। वो उस बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपने अपने सेकंड जेंडर क्यों नहीं लिखवाया, यहाँ पे तो सेकंड जेंडर इम्पॉर्टेंट होते हैं ना। तभी वो बॉडीगार्ड विंग के हाथ से कार्ड को लेते हुए कहता है, मुझे नहीं पता सर कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये सेकंड जेंडर कह के कुछ नहीं होता। यहाँ पे बस एक ही जेंडर होता है, वो है मेल और फीमेल। ये सुनते ही विंग उस आदमी की तरफ देखने लगता है। वो सोचता है ये आदमी बोल क्या रहा है। विंग को जब से उसकी आइज़ ओपन हुआ है तब से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी विंग सोचता है उसे वॉशरूम जाना होगा। वो उसे अभी इन सारे आदमियों के बीच बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था और घुटन महसूस हो रहा है, इसीलिए वो कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है। बॉडीगार्ड पहले तो हेजिटेट फील करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग विंग को वॉशरूम जाने देते हैं। वॉशरूम विंग के रूम के साथ अटैच था। विंग जब वॉशरूम में पहुंचता है तो पहले तो वो खुद को देखता है, जहाँ पर उसके फोrehead पर बैंडेज था, उसके फेस पे भी थोड़ा बहुत खरोचने के निशान थे एंड उसके गले में एक रेड मार्क था, जैसे किसी ने रस्सी से विंग के गले दबाने की कोशिश किया हो। विंग अपने गले पे हाथ रखते हुए कहता है, ये निशान कैसा, मैं तो खाई से गिरा था ना।
तो फिर मेरे गले में ऐसे निशान क्यों आए हैं? ऐसा सोचते हुए अपनी गले के चोट को देखने लगता है। तभी विंग सोचता है, वैसे उस ऊंची खाई से गिरने के बाद तो मुझे ज़िंदा ही नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ज़िंदा खड़ा हुआ हूँ और अपने पैरों में खड़ा हुआ हूँ। ऐसा सोचते हुए वो आईने की तरफ फिर से देखने लगता है खुद को, और ठीक से खुद को ऑब्जर्व करता है तो वो एक चीज़ नोटिस करता है कि ओमेगा होने की वजह से पहले विंग का हाइट इतना ज़्यादा नहीं था। हाँ, उसका हाइट काफ़ी अच्छा था, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं था। विंग अपने मन में ही सोचता है कि खाई से गिरने की वजह से उसका हाइट लंबा हो गया है क्या? और ये सोचते उसके फेस में स्माइल भी आ जाता है, क्योंकि उसने खुद के साथ ही जोक किया था। उसके बाद वो सीरियस होते हुए सोचता है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल है। मैं जब से अपने आइज़ को ओपन किया है तब से मुझे यहाँ पे मौजूद किसी भी पर्सन के पास से कोई भी फेरोमोन्स महसूस नहीं हो रहा है। एंड ऊपर से मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग अल्फ़ा है, ओमेगा है, बीटा है। और मैं जब इनसे पूछ रहा हूँ कि ये लोग अल्फ़ा है, ओमेगा है या बीटा है, ये सारे लोग कह रहे हैं कि उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। क्या मज़ाक है? ऐसा सोचते हुए विंग बहुत ही ध्यान से सब कुछ सोचने लगता है। बचपन से विंग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है एंड हर सिचुएशन के साथ खुद को हैंडल करना जानता है। इसलिए शायद वो अभी सीरियसली इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। विंग सोचता है, मुझे शायद अभी खुद को शांत करना होगा और हर चीज़ को नोटिस करना होगा। ऐसे ही मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, और मुझे पता भी नहीं है कि मैं एक्चुअल में हूँ कहाँ, और मैं भाग के जाऊँगा भी कहाँ। इससे अच्छा मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं शांत रहूँ और यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ उसे ठीक से नोटिस करूँ। ऐसा सोचते हुए वो अपने वॉशरूम का सारा काम को फिनिश करता है और वॉशरूम से बाहर आ जाता है। बॉडीगार्ड थोड़े से वरीड हो गए थे, क्योंकि विंग काफ़ी देर से वॉशरूम में थे। वो लोग नॉक करने वाले थे कि विंग ने अपने दरवाजे को ओपन कर लिया और अपने सामने बॉडीगार्ड्स को देखकर कंफ्यूजिंगली उनकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ? तभी एक बॉडीगार्ड कहता है, एक्चुअल में आप बहुत देर से वॉशरूम में थे। ये सुनने के बाद विंग अपने सिर को नोट करता है और वॉशरूम के गेट को बंद करके अपने बेड पे आके बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में उस रूम का गेट ओपन होता है और मिसेस लैन एंड मिस्टर लैन अंदर आते हुए कहते हैं कि विंग, अब तुम ठीक फील कर रहे हो? ये सुनने के बाद विंग अपने सिर को नोट कर देता है। वो उनकी तरफ देखकर कोई रिएक्शन तो नहीं देता, लेकिन फिर भी उसे अजीब फील हो रहा था कि एक अनजान पर्सन को उसके लिए इतना कंसर्न फील करते हुए देखकर। तभी वांग जी अंदर आता है। वांग जी अपनी मदद से कहता है कि उसने डिस्चार्ज पेपर रेडी कर दिया है और उसने साइन भी कर दिया है। ये सुनने के बाद लानी स्माइल करती है और विंग के पास आके बैठते हुए उसके सिर को पैट करते हुए कहते हैं, विंग, अब तुम घर जाने वाले हो। कल से तुम इस हॉस्पिटल में हो, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे होंगे, अब तुम्हें घर चलना चाहिए। ये सुनते ही विंग अपने सिर को नोट कर देता है। वो अभी बस वही कर रहा था जो उसे ठीक लग रहा था। वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और काफ़ी शांत हो चुका था। वांगजी भी देखता है कि विंग अभी काफ़ी शांतली बिहेव कर रहा है और पहले जब वैसे रिएक्ट कर रहा था वैसे रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसलिए वो भी एक गहरा सा सांस भरता है और बॉडीगार्ड को इशारा करता है विंग के सारे सामान को ले ले और विंग के सारे मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन को भी ले ले। फिर लानी विंग की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम वांगजी के साथ उसके मेंशन जाने वाले हो। मेंशन का नाम सुनते ही विंग हैरान हो जाता है। वो अपने मन में ही सोचता है, क्या लोग इतने अमीर है कि वो लोग मेंशन में रहते हैं? मुझे जितना मेंशन के बारे में पता है, मेंशन तो काफ़ी बड़ा और महंगा होता है ना? फिर वो उन लोगों के तरफ देखते हुए सोचता है, हो सकता है, वैसे भी इन लोगों को देख ही लग रहा है कि ये लोग काफ़ी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। फिर वो अपने मन में ही सोचता है, क्या सच में अब वो अमीर बन चुका है और अब वो एक मेंशन में रहने वाला है? ऐसा सोचते हुए उसके फेस पर एक छोटा सा स्माइल आ जाता है, जो चीज़ लाने भी नोटिस करती है। वो विंग की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? तो विंग अपने फेस को नॉर्मल करते हुए कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, वो मैं कुछ सोच रहा था। ऐसा सोचते हुए वो अपने सिर को स्टूपिड की तरह स्क्रैच करने लगता है। वांगली भी विंग को नोटिस कर रहा था और उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि विंग की ऐसे अजीब रिएक्शन का मतलब क्या है। थोड़ी ही देर में लानी और लांचरन वो दोनों अपने मेंशन के लिए निकल जाते हैं विंग को बाय कह के। एंड विंग वांगजी के साथ उसके कार में बैठा हुआ था। कार ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, वांगजी विंग के पास बैठा हुआ था और अपने फ़ोन में लगा हुआ था।
विंग एक बार वांगी की तरफ देखता है और एक बार उसके फ़ोन की तरफ देखता है। वो सोचता है क्या उसे इस पर्सन के साथ बात करना चाहिए, उसे तो इस पर्सन का नाम तक नहीं पता। फिर वो सोचता है छड्डो यार, बाद में बात कर लेंगे, अभी मुझे बाहर देखना चाहिए। ऐसा सोचते हुए वो विंडो से बाहर देखने लगता है। यहाँ के आसपास की माहौल विंग के लिए बहुत नया था। विंग के लिए ये जगह बहुत नया था। विंग पहली बार ये जगह देख रहा है। विंग सोचता है वैसे ये कौन सी जगह है, मुझे नहीं पता। मैंने पहले कभी भी ऐसी जगह के बारे में ना ही सुना है और ना ही देखा है। ऐसा सोचते हुए वो क्यूरियसली हर चीज़ को देख रहा था। वहाँ पे लगे बैनर्स, वहाँ पे लगे मॉडल्स के पिक्चर्स, वहाँ पे लगे नए नए ड्रामास के ट्रेलर्स, सब कुछ विंग नोटिस कर रहा था। आसपास बहुत सारी गाड़ियाँ भी थी जो विंग भी नोटिस कर रहा था। विंग देख रहा था आसपास बहुत ज़्यादा पर्सन थे जो अपने काम में बिजी थे। तभी थोड़ी ही देर में वो लोग मेंशन में पहुंच जाते हैं। विंग जब मेंशन को देखता है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपने मन में ही सोचता है मैंने तो ऐसा मेंशन बस टीवी शो में और मैगज़ीन में ही देखा है, रियल लाइफ में तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा सोचते हुए वो अपने ओपन माउथ के साथ उस मेंशन को देख रहा था। वांगी जब विंग को ऐसे स्टूपिड की तरह खड़े होते हुए देखता है तो वो विंग की तरफ आते हुए कहता है क्या तुम यही रहने वाले हो। ये सुनते ही विंग अपनी ख्यालों की दुनिया से वापस आता है और अपने सिर को हाँ में नोट करता है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने हाँ कह दिया। फिर वो तुरंत ही अपने सिर को नाम में शेक करते हुए कहता है कि नहीं नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। जब से विंग ने वांगजी को देखा है, वांगजी का फेस बहुत ज़्यादा पोकर है और कोल्ड है। ऐसा लग रहा है कि उसे किसी भी तरीके का इमोशन शो करना या फिर हंसना नहीं आता। इसलिए विंग जब भी वांगजी को देखता है उसे घबराहट महसूस होता है और वो ऐसे नर्वस हो जाता है। विंग अपनी स्टुपिडिटी पर खुद ही हंसता है और वांगजी के पीछे उसे फॉलो करने लगता है। वांगजी विंग को उसका रूम दिखा देता है और उसे कहता है कि वो फ्रेश हो जाए। विंग भी फ्रेश हो जाता है। जब विंग फ्रेश होकर अपने रूम की तरफ देखता है तो वो देखता है उसका रूम काफ़ी बड़ा है। विंग शायद अपने लाइफ में पहली बार इतने बड़े किसी रूम में रह रहा है। ऊपर से उसके रूम में बहुत सारे एक्सपेंसिव सामान है जो शायद उसने अपने लाइफ में कभी यूज़ कर पाएगा ऐसा ही नहीं सोचा था। विंग अपने बेड पर जंप करता है जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। वो उस बेड पर जंप करते ही विंग को बहुत ज़्यादा स्लीपी फील हो रहा था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगा था। इसलिए वो सोचता है कि वो नीचे जाएगा, कुछ खा के आएगा और यहाँ पे आके एक बहुत ही लॉन्ग स्लीप लेगा। ऐसा सोचते हुए वो उस रूम से बाहर निकलता है और किचन की तरफ जाने लगता है। उसने जब लिविंग रूम से अपने रूम की तरफ आया था तब उसने देख लिया था कि लिविंग रूम के कॉर्नर पर किचन है। इसलिए वो लिविंग रूम की तरफ जाता है और किचन की तरफ जाने लगता है। जब वो किचन में पहुंचता है तो वो देखता है वहाँ पे कोई भी नहीं है। विंग अपने मन में ही सोचता है कि मेंशन इतना बड़ा है लेकिन यहाँ पे कोई भी सर्वेंट या फिर मेड क्यों नहीं है। ऐसा सोचते हुए वो किचन के अंदर जाता है और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगता है। विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि ये उसका घर नहीं है, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। इसलिए वो जब सारे शेल्फ को चेक कर रहा था तो वो देखता है एक शेल्फ में कप नूडल्स पड़ा हुआ था, जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो तुरंत उस कप नूडल्स को बाहर निकालता है और उस कप नूडल्स को रेडी करने के लिए वाटर गर्म करने लगता है। जब उसका वाटर गर्म हो जाता है तो वो उस कप नूडल्स को अंदर उस वार्म वाटर को डालता है और उसे प्रिपेयर होने के लिए छोड़ देता है। विंग अपने नूडल्स को एंजॉय कर ही रहा था कि उसे बाहर से एक हाई हिल का साउंड सुनाई देता है, जो सुनकर विंग रुक जाता है और मेन गेट की तरफ देखने लगता है। विंग किचन की थोड़ा सा अंदर आ जाता है। वो एक ओपन किचन था, जिस वजह से अगर विंग किचन के सामने खड़ा होता तो लिविंग रूम से कोई भी उसे देख पाता। इसलिए वो थोड़ा सा कॉर्नर में चला जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि सामने जो पर्सन आ रहा है कि वो है कौन। तभी जो लेडी अपने हाई हील में अंदर की तरफ आ रही थी वो वांगजी के नाम चिल्लाते हुए कहता है, लान वांगजी, कहाँ हो तुम, बाहर निकलो। उस लेडी ने एक रेड कलर का शॉर्ट वेयर किया हुआ था और उसने एक रेड कलर का हाई हील भी पहना हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे एंड वो लेडी बहुत ज़्यादा टैनी था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उसका फिगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था किसी भी मैन को सिड्यूस करने के लिए। फिंग अपने मन में ही सोचता है क्या यहाँ पे सारे अमीर लोग रहते हैं, क्योंकि उस लेडी के
फैशन सेंस और क्लोथ देख के ही लग रहा था कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है और वो लेडी भी काफ़ी रिच लग रही थी। विंग उस लेडी की तरफ ही देख रहा था, तभी वो लेडी मेंशन के स्टेयर्स की तरफ देख रही थी। उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। उस लेडी के फेस की स्माइल देखकर विंग भी स्टेयर्स की तरफ देखता है, तो वो देखता है कि वांग जी अपनी नाइट गाउन में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। वांग जी अभी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल अटायर में था, फिर भी वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट एंड हैंडसम दिख रहा था। उसे देख के कोई भी कह सकता है कि अगर वो मॉडलिंग में होता तो शायद इस वर्ल्ड का टॉप हॉटेस्ट मॉडल होता। वांगजी को देखकर विंग अपना नूडल्स खाना छोड़ देता है और वांगजी की तरफ ही देखता रहता है। तभी वांगजी नीचे आते हुए कहता है, रोज़ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर रोज़ भागते हुए वांगजी की तरफ जाती है और उसे हग करते हुए कहता है, बेबी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा कहते हुए वो वांगजी को करीब हग कर ही लेता है कि वांगजी तुरंत अपने हाथ को बढ़ाकर रोज़ को दूर पुश कर देता है, जिससे रोज़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो एंग्रीली वांगजी की तरफ देखता है और तुरंत ही अपनी फेशियल एक्सप्रेशन को नॉर्मल करते हुए कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा रूड बन गए हो, पहले तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं थे, तुम्हें क्या याद नहीं हम कितने ज़्यादा मज़े करते थे? ऐसा कहते हुए वो अपने एक हाथ को वांगजी की तरफ बढ़ाने लगता है। तभी वांगजी उसके हाथ को दूर करते हुए कहता है, रोज़ अपनी लिमिट को क्रॉस मत करो, तुम्हें याद तो है ना कि हम दोनों के बीच अभी कैसा रिश्ता है? ये सुनते ही रोज़ पाउट करते हुए कहता है कि मुझे ये सब नहीं पता, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? फिंग ये सब कुछ देख रहा था, उसे ये सब एक के ड्रामा की तरह लग रहा था जो अभी वो अपने इंस्टेंट नूडल्स के साथ एंजॉय कर रहा था। तभी वांगजी की नज़र विंग की तरफ जाता है जो किचन के कॉर्नर में खड़ा हुआ था। रोज़ की नज़र अभी तक विंग की तरफ नहीं गया था। वांगजी जब विंग को वहाँ पे इंस्टेंट नूडल्स खाते हुए उन दोनों को देखते हुए देखता है तो वो विंग को घूर कर देखता है। विंग भी जब नोटिस करता है कि वांगजी उसे ही देख रहा है, वो स्टिफ हो जाता है। वांगजी को खुद की तरफ ऐसे घूरते हुए देखकर विंग का नूडल्स उसका गले में ही फंस जाता है। वो कफ करते हुए खुद के चेस्ट को हिट करता है और नूडल्स को अपने पेट में घुसाने की कोशिश करता है जो ऑलरेडी उसके गले और पेट के बीच में फंस चुका था। विंग तुरंत ही पानी को लेता है और उसे पीने लगता है। विंग का हालत काफ़ी बुरा हो चुका था। वांगजी विंग को ही घूर रहा था, तभी रोज़ की नज़र भी विंग की तरफ जाता है। रोज़ अपने बोहे को सिकोड़ लेते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनते ही विंग खुद को संभालता है और रोज़ की तरफ देखने लगता है। विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या रिप्लाई करे। वो तो इस लेडी को जानता तक नहीं है। विंग अपने मन में ही सोचता है, ये इंसान, इसकी नज़र हमेशा की चारों तरफ रहता है। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से ये मुझे फंसाते जा रहा है। अच्छा खासा शो चल रहा था जिसे मैं अपने नूडल्स के साथ फ्री फंडे में इंजॉय कर रहा था, लेकिन इस इंसान की नज़र मुझ पर पड़ना ही था। ऐसा सोचते हुए खुद को काम डाउन करता है और एक ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता था। एक्चुअल में मुझे भूख लगा था और मुझे लगा कि मुझे खा लेना चाहिए ताकि मैं फ्री में शो को एंजॉय सॉरी मैं फ्री में सो सकूँ। नहीं, मतलब मैं शांति से सो सकूँ। ऐसा कहते हुए वो हकलाते हुए खुद को एक्सप्लेन करने लगा। विंग अभी बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद क्या बोल रहा है। रोज़ अब एंग्रीली विंग की तरफ देखते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस समय हॉस्पिटल में होना चाहिए, है ना? ये सुनते विंग बेवकूफ़ी की तरह रोज़ को देखने लगता है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो रोज़ का इस बात का क्या रिप्लाई करे। तो है एवरीवन, मैं अपने पार्ट को ही रोकती हूँ। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। फैन फिक्शन का ये पार्ट जैसे भी लगा हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।